क्वेश्चन नंबर 33। हार्डी सुलजे के नियम को उदाहरण द्वारा समझाइए। हार्डी सुलजे का नियम। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए वह आयन, कैसा आयन? विपरीत, वह विपरीत आवेशित आयन अधिक प्रभावी होता है जिस पर अधिक आवेश होता है। जिस पर अधिक आवेश होता है, इसे हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्य से प्राप्त वह विपरीत आवेशित आयन अधिक प्रभावी होता है जिस पर अधिक आवेश होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक धनावेशित कोलाइड है, धनावेशित कोलाइड जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, तो इसको स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्य से प्राप्त ऋणायन अधिक प्रभावी होंगे। तो इसको स्कंदित करने के लिए उन ऋणायनों की शक्ति का क्रम निम्न होगा। जैसे Cl नेगेटिव, ये कम प्रभावी होगा इसको स्कंदित करने के लिए। SO4 नेगेटिव अधिक प्रभावी होगा। PO4 3 नेगेटिव, ये और ज़्यादा प्रभावी होगा। और FeCN6 4 नेगेटिव सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये किसी धनावेशित सोल को स्कंदित करने का बढ़ता क्रम है। धनावेशित सोल यानी कोलाइडी विलयन सॉल्यूशन को स्कंदित करने का बढ़ता क्रम। इसी प्रकार अगर हम कोई ऋणावेशित कोलाइड ले लेते हैं, ऋणावेशित कोलाइड जैसे आर्सेनिक सल्फाइड, तो आर्सेनिक सल्फाइड को स्कंदित करने के लिए वैद्युत अपघट्य से प्राप्त धनायन प्रभावी होंगे, क्योंकि ये और ऋणावेशित सोल है। तो उन धनायनों की शक्ति का बढ़ता क्रम निम्न होगा। जैसे एक धनायन ले लिया हमने Na पॉजिटिव, ठीक है, एक ले लिया Sn, एक ले लिया Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव और Sn4 पॉजिटिव। तो ये किसी ऋणावेशित सोल को स्कंदित करने का बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो ये नियम क्या है? हार्डी सुलजे का नियम है। क्वेश्चन नंबर 35। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोल लें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन राउल्ट के नियम से किया जाएगा। राउल्ट के नियम से, और राउल्ट का नियम कहता है P माइनस PS बटा P बराबर N/N+N। राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये विलयन का वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये इधर विलय के मोल प्रभाज हैं। तो यहाँ पर P है विलायक यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। PS है विलयन का वाष्प दाब। तो प्रश्नानुसार जल का वाष्प दाब, यानी जल क्या है, एक शुद्ध विलायक है, तो इसका वाष्प दाब 17.35 mmHg दे दिया है। और कहता है कि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलने पर उतने ही ताप पर बने विलयन का, जल का यानी उस विलयन जो बनेगा उस विलयन के वाष्प दाब का परिकलन करना है। तो यानी यहाँ पर हमें PS का परिकलन करना है, ये ज्ञात करना है। और स्मॉल n यहाँ पर है विलय के मोल, विलय के मोल यानी भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर विलय का भार है कितना दे दिया गया है 25 ग्राम, और विलय का अणुभार कितना है, जल का अणुभार 18 है, ठीक है। कैपिटल N बराबर होता है विलायक के मोल, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक का भार यहाँ पर 450 ग्राम दिया है, और विलायक क्या है, विलायक जल है, तो जल का अणुभार 18। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज का अणुभार लेना है। यहाँ ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, ठीक है। विलय क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का अणुभार, तो ग्लूकोज का भार 25 दिया है और अणुभार ग्लूकोज का 180 होता है ना। आप निकाल सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, इससे इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, तो ये 180 आता है। तो शुद्ध विलायक के मोलों की संख्या होगी विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। विलायक है हमारा जल, और जल का भार दिया है इसने 450 ग्राम, और जल का अणुभार होता है 18। तो ये सभी मान इस सूत्र में रखेंगे और PS की गणना यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पर PS इक्वल आ जाएगा 0.17 mmHg। इसे आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हमने पूर्व में किया है। तो कोलाइडी विलयनों का शोधन अपोहन विधि द्वारा, ठीक है, अपोहन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अपोहन विधि आपको पहले मैंने इसमें बता दी है। अपोहन विधि और एक होती है विद्युत अपोहन विधि, ये भी आपको पूर्व में बता दी है। और एक होती है अति सूक्ष्म फिल्टरन, अति सूक्ष्म फिल्टरन। तो अति सूक्ष्म फिल्टरन क्या है, देखिए, एक साधारण फिल्टर पेपर जो होता है, साधारण फिल्टर पेपर जो होता है, इसमें रिक्तियों का स्थान, यानी इसमें जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों का आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन जो कोलाइडी कण है, इनका आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो साधारण फिल्टर पेपर द्वारा जब हम किसी कोलाइडी विलयन को छानते हैं, अर्थात उसको फिल्टर करते हैं, तो उसमें से अशुद्धियों के साथ साथ, यानी वैद्युत अपघट्य की जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनके साथ साथ कोलाइडी कण भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनका आकार उन रिक्तियों के आकार से कम होता है, ठीक है। इसलिए ये भी उस फिल्टर पेपर के छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम साधारण फिल्टर पेपर को जिलेटिन
में भिगोते हैं। ठीक है, साधारण फिल्टर पेपर को पहले जिलेटिन में भिगोकर रख देते हैं और उसे सुखा लेते हैं। तो जो जिलेटिन है ये फिल्टर पेपर पर जमा हो जाता है। इसके बाद इसे फॉर्मल्डिहाइड में डुबाकर फॉर्मल्डिहाइड के विलयन में डुबाकर सुखा लेते हैं, जिससे यह कड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है ये पेपर, और इसमें जो छिद्र होते हैं उनका आकार कम हो जाता है। इससे क्या होता है, छिद्रों का आकार कम हो जाता है। ठीक है, और फिर इस फिल्टर पेपर द्वारा अशुद्ध कोलाइड विलयन को छानने पर केवल वैद्युत अपघट्य की अशुद्धियां ही इसमें से निकलती हैं और ये कोलाइडी कण है ना नहीं निकल पाते। इस प्रकार अति सूक्ष्म फिल्टरन द्वारा हम कोलाइडी विलयनों का शोधन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ओजोन की अम्लीय स्टेनस क्लोराइड एवं मरकरी के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन एक ऑक्सीकारक है। यह अपघटित होकर एक नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन अम्लीय स्टेनस क्लोराइड को, स्टेनस क्लोराइड का सूत्र होता है SnCl2, और इसको किसी ऐसे अम्ल में मिला लिया जो इसमें क्लोराइड आयन है, जैसे HCl, तो ये ऑक्सीकृत होकर स्टेनिक क्लोराइड बनाता है, SnCl4 बनाता है। SnCl2 का ओजोन द्वारा अम्लीय माध्यम में स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ले लेंगे तो 2H और एक O मिल करके H2O बना लेंगे। ठीक है, अब इस दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे तो इस नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कट जाएगी, क्योंकि यहाँ ये उत्पाद में है, यहाँ भी कारक में है। तो शेष क्या बचेगा, SnCl2 प्लस 2HCl प्लस O3। ठीक है, SnCl2 प्लस 2HCl प्लस O3, और एरो के बाद जो है वो जोड़ के लिख देंगे SnCl4 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, तो ये क्रिया तो इसकी अम्लीय स्टेनस क्लोराइड से होती है और इसमें स्टेनिक क्लोराइड बनता है। दूसरा कहता है कि इसकी मरकरी के साथ अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। फिर देखिए, O3 वियोजित होकर के O2 और नवजात ऑक्सीजन बनाती है। यह नवजात ऑक्सीजन मरकरी को मर्क्यूरस ऑक्साइड Hg2O, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ इसके 2 परमाणु ले लेंगे और इसको फिर जोड़ देंगे। यहाँ पर Hg की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो ये मर्क्यूरस है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मर्क्यूरस है, तो ये मर्क्यूरस ऑक्साइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HgO, जिसमें Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ठीक है, तो यहाँ है ये Hg2, Hg2O। क्वेश्चन नंबर 38। 3 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर होता है KB गुना विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणु भार गुणा विलायक का भार ग्राम में। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना, डेल्टा TB की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें KB का मान ज्ञात होना चाहिए, तो KB का मान इसने दे दिया है 0.52, स्मॉल w ज्ञात होना चाहिए यानी विलय का भार,
तो विलय यहाँ पर 3 ग्राम है। इसके बाद विलय का अणुभार ज्ञात होना चाहिए। विलय हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज C6H12O6, इन सभी परमाणु के परमाणु भारों को जोड़ने पर 180 आ जाता है। और कैपिटल W विलायक का भार 100 ग्राम है। तो ये सभी मान सूत्र में रख के डेल्टा TB की गणना कर सकते हैं। और यहाँ पर डेल्टा TB का मान आएगा 0.26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित विलयनों को स्कंदन क्षमता का क्रम कारण सहित लिखिए। ठीक है, इनमें किसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी, इसका क्रम हमें लिखना है। देखिए, सभी की मोलर सांद्रताएं 1 m दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर इनसे प्राप्त आयनों की जो संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, और स्कंदन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, तो AlCl3 वियोजित होकर Al3 पॉजिटिव और 3 Cl1 निगेटिव आयन देता है, यानी टोटल 4 आयन हो गए, 3 और 1 4। CaCl2 यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव और 2 Cl1 निगेटिव, तो 2 और 1 3, ये 3 आयन देता है। ऐसे ही KCl वियोजित होकर K पॉजिटिव Cl निगेटिव, टोटल 2 आयन देता है। और थोरियम नाइट्रेट THNO3 की 4 वियोजित होकर के TH4 पॉजिटिव प्लस 4NO3 1 निगेटिव है ना, तो 1 और 4 5, तो 5 आयन देता है। तो जो ज़्यादा आयन देता है उसकी स्कंदन क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोरियम नाइट्रेट की स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी। तो यदि बढ़ता क्रम बनाने को कह रहा है तो थोरियम नाइट्रेट की स्कंदन क्षमता सबसे अधिक, फिर इससे कम एल्यूमिनियम क्लोराइड की, क्योंकि वो 4 आयन दे रहा है, इससे कम फिर CaCl2 की, और फिर लास्ट में सबसे कम KCl की रहेगी। तो ये इसकी स्कंदन क्षमता का बढ़ता क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 40। चांदी घनीय संवृत्त संकुलन यानी CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। तो A इक्वल कितना है, 408.6 पिकोमीटर है। चांदी के घनत्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पर रो अर्थात D की हमें गणना करनी है, और सिल्वर का परमाणु भार यानी M दे दिया है 108। देखिए, यहाँ पर हमें घनत्व की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, इसमें 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक पिकोमीटर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होता है। क्रिस्टल जालक के घनत्व के सूत्र से रो बराबर Z/m/A³ ये होता है, जहाँ पर Z इकाई सेल में घटक कणों की संख्या। तो क्योंकि वो CCP है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो इसमें ये अर्थात FCC है, फलक केंद्रित घनीय है, तो इसमें घटक कणों की संख्या 4 होगी। M 108 है परमाणु भार, A³ यहाँ से रख लेंगे, और Na होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये सभी मान सूत्र में रख के हम रो की गणना कर सकते हैं। तो Z का मान 4 आ गया, M 108 और A³ 408.6 गुना 10 की पावर -10 की पावर 3 और Na
6.022 गुना 10 की पावर 23। तो यहाँ से इसे सोल्व करना है और सोल्व करके इसका घनत्व आ जाता है 10.50 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, 0 डिग्री सी पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। इसका प्राशरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए प्राशरण दाब P या पाई बराबर होता है CST। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहाँ पाई क्या है, प्रासरण दाब, C मोलर सांद्रता, S विलयन स्थिरांक, T परमताप। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल w यानी विलय का भार 250 ml जल में, यानी V दे दिया 250 ml। ठीक है, प्रासरण दाब की गणना यहाँ पर करनी है, R दे दिया, R या S बराबर होता दे दिया इसने 0.0821, ये मान इसने दे दिए हैं और प्रासरण दाब की गणना हमें यहाँ पर करनी है। तो पहले C निकालते हैं, C क्या होगा। देखिए C मोलर सांद्रता है और मोलर सांद्रता क्या होती है, भार बटे अणुभार गुणा आयतन लीटर में। तो भार यहाँ पर है 0.45 ग्राम और वो पदार्थ क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है और वॉल्यूम 250 ml है, इसको लीटर में लिखना है। तो लीटर में बदलने के लिए इसमें 1000 से भाग करते हैं, तो ये 1000 से हमने 250 को भाग कर दिया, वो 1000 ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे और इस वैल्यू को और यहाँ से S की वैल्यू को और T देखिए कितना दे दिया, T दे रहा है 0 डिग्री C, तो ये स्मॉल t है यानी 0 डिग्री C है, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, इसमें 273 प्लस करके ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो सारे मान सूत्र में रख लेंगे यहाँ। तो पाई बराबर C की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, S की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू 273 और अपॉन में बचता है 180 इंटू 250। तो यहाँ से इसको पूरे को सोल्व करना है और आंसर इसका आ जाएगा 0.234 वायुमंडल। मात्रक होता है इसका वायुमंडल। तो करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि यही आंसर आता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा है कि 17.1 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री C पाया गया। तो जल के लिए KF की गणना कीजिए। देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, दे दिया है। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना, KF की गणना हमें यहाँ पर करनी है और हिमांक में अवनमन डेल्टा TF दे दिया है। तो डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार ग्राम में। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो इसने कहा है कि देखिए हिमांक में अवनमन यानी कमी, तो कमी कितनी हुई है 0.93। KF की गणना यहाँ में करनी है। विलय का भार यानी सुक्रोज का भार 17.1 है। विलय का अणुभार दे दिया है 342 और विलायक का भार 100 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर KF को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू दी हुई हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे KF की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करने पर
KF का मान 1.86 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्कंदन। स्कंदन क्या है? देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में जब वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो वह अवक्षेपित हो जाता है और इस घटना को स्कंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अणुभार 180 है को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सी की कमी होती है, तो जल के लिए KF की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन ठीक 42 के समान है, जिसे आप अपने आप कर सके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, जीनोन एवं फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जीनोन और फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद की प्रकृति कि वो क्या उत्पाद बनेगा, वो जीनोन और फ्लोरीन के अनुपात पर निर्भर करता है। दूसरा, अभिक्रिया के ताप और दाब पर भी बनने वाला उत्पाद निर्भर करता है। जैसे हमने जीनोन और फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर जीनोन को आधिक्य में ले लिया, यानी अधिक मात्रा में ले लिया यहाँ पे जीनोन को, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर रखा 400 डिग्री सी और 1 बार दाब, तो इस पर जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है। ठीक है, XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है। यदि हम जीनोन और फ्लोरीन को 1:5 में ले लें और टेम्परेचर रखें 600 डिग्री सी और दाब कर दें 7 बार, ठीक है, तब यहाँ पर बनता है जीनोन टेट्राफ्लोराइड। फिर यदि जीनोन और फ्लोरीन को 1:20 के अनुपात में ले लें और टेम्परेचर रखें यहाँ पर 300 डिग्री सी और दाब रखें 60 से 70 वायुमंडल या बार, तो यहाँ पर बनता है जीनोन हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, प्रतिलोम प्रासरण क्या है? प्रतिलोम प्रासरण, देखिए, जब हम किसी विलयन, एक तरफ ले लिया हमने विलयन और एक तरफ ले लिया विलायक, तो जब हम विलयन और विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखते हैं, तो ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, तो प्रासरण की क्रिया होती है। इस प्रासरण की क्रिया में यहाँ विलायक के कण या अणु विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्रिया प्रासरण कहलाती है। विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश करना अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के। अगर इस विलयन पर इधर ऊपर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, तो विलयन से विलायक के अणु, यहाँ से विलायक के अणु फिर विलायक में जाना प्रारंभ कर देंगे, ऐसे। तो इस घटना को प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। प्रतिलोम प्रासरण का उपयोग आजकल समुद्र के जल को विलवणीकरण करने में करते हैं। विलवणीकरण का मतलब उससे लवणों को पृथक करने में करते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। और उससे जो पेयजल है, इसकी जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, फ्रैंकल तथा शोटकी दोष क्या हैं, उदाहरण दीजिए। फ्रैंकल दोष, देखो जब किसी आयनिक ठोस में कोई छोटा आयन और छोटा आयन क्या होता है, धनायन। तो धनायन अपनी मूल स्थान को छोड़कर, जो उसका मूल स्थान है जिसे जालक साइट कहते हैं, तो मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, तो इस घटना को फ्रैंकल दोष या इस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं, विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर देखिए विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। इस फ्रैंकल दोष के कारण जो क्रिस्टल है इसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। यानी क्योंकि क्रिस्टल जो धनायन निकल रहा है वो क्रिस्टल में ही रहता है, इसलिए उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यह प्राय उन क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलता है जिनमें धनायन एवं ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। ये वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। इसको डायग्राम द्वारा इस प्रकार से हम समझा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। अब यहाँ धनायन है तो नीचे ऋणायन, ऋणायन के नीचे धनायन, ऐसे ही अपोजिट करते चले जाइए, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। तो ये आयनिक क्रिस्टल है। तो इसमें कोई एक धनायन, मान लीजिए ये वाला धनायन यहाँ से निकलेगा और इस अंतराकाशी स्थान में चला जाएगा। अंतराकाशी स्थान यानी जो आयनों के बीच में रिक्त स्थान है उसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं, तो उसमें चला जाएगा। तो ये दोष फ्रैंकल दोष कहलाता है। नेक्स्ट है शोटकी दोष। देखिए शोटकी स से बन रहा है और स से हम ले लेते हैं याद करने के लिए सब से मतलब यानी धनायन व ऋणायन। तो जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन और ऋणायन अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, इसमें बिल्कुल बाहर चले जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, तो इसे शोटकी दोष कहते हैं, ठीक है। जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में, और देखिए ये समान संख्या में निकलते हैं क्योंकि क्रिस्टल जालक विद्युत उदासीन बना रहता है, तो समान संख्या में धनायन व ऋणायन अपने मूल स्थान को त्याग कर, है ना, या छोड़कर बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, तो इस दोष को शोटकी दोष कहते हैं, ठीक है। इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। और ये उन क्रिस्टल में देखने को मिलता है जिनमें धनायन व ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं, ठीक है।
ये वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पर धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर होते हैं, अर्थात उनमें अधिक अंतर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि। तो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड इसमें भी है और फ्रैंकल में भी है, तो इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड में दोनों दोष पाए जाते हैं।